वेलकम टू ब्रेन इजी चैनल। और आज हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पहले तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1266 से 1286 तक रहा है। ठीक है, ये बलबन का आप देख सकते हैं चित्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके राजत्व सिद्धांत की ओर। ठीक है, हिस्ट्री हमें पता है, जो हमने पहले का लास्ट लेक्चर देखा था, हमें पता है कि बलबन पहले जो होता है वह है तुर्क ए चहलगानी के कम महत्व के पद पर होता है, फिर धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाना चालू करता है और फिर राजा की शक्तियाँ भी लेने लगता है। जो किंग होता है, सुल्तान होता है, उसकी शक्तियाँ भी हासिल करने लगता है। और धीरे धीरे जो इल्तुतमिश का वंश चला आ रहा था उसको ख़त्म करके, जो लास्ट उसका किंग होता है उसको ख़त्म करके खुद ही गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम इस जो गद्दी पर बैठता है तो इसके कुछ सिद्धांत बनाता है, कॉन्सेप्ट बनाता है, जैसे नियाबत ए खुदाई। ठीक है, नियाबत ए खुदाई मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त। इसको लगता था कि इसको ईश्वर ने ये गद्दी प्रदान की है। ठीक है, और ख़ुद को इसने क्या बताया, खुद को जो उपाधि ली इसने, कौन सी उपाधि ली? जिल ए इलाही। जिल इलाही मतलब ये होता है कि पैगंबर के बाद कोई उपाधि होती है तो वो जिल इलाही की उपाधि होती है, और यह उपाधि उसने ली। ठीक है, बलबन ने अपने दैनिक कार्य व्यवहार को अत्यंत गंभीर बताया। ठीक है, बहुत ही सीरियस होने लगा वो। मदिरा पान बंद कर दिया उसने, छोटे सरदारों के साथ रहना बंद कर दिया, अमीरों से मिलना बंद कर दिया। ठीक है, और एक दरबार पे एक अनुशासन कायम कर दिया। ठीक है, हंसने मजाक करने इस पर प्रतिबंध लगा दिया उसने। ठीक है, और आर.पी. त्रिपाठी के इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि बलबन एक उत्तम किस्म का अभिनेता है। ये भी पॉइंट आता है, किसने कहा था ये? आर.पी. त्रिपाठी ने क्या कहा था? बलबन एक उत्तम किस्म का अभिनेता है जो अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बलबन ने ईरानी दरबार की परंपरा के अनुसार अपने दरबार में सिजदा और पैबोस, ये इम्पोर्टेंट है, सिजदा और पैबोस एक प्रथा होती थी, यह एक सिस्टम है, उसको चलाया इसने। सिजदा मतलब क्या होता है? तो सिजदा मतलब होता है झुककर सलाम करना। पैबोस मतलब होता है कदम चूमना। ठीक है, ये पद्धति उसने लागू की। एक चीज़ और की उसने, नवरोज़ जो फेस्टिवल होता है या त्यौहार होता है उसको मनाना प्रारंभ किया। ठीक है, और रक्त की शुद्धता पर बल देते हुए स्वयं को फिरदौसी द्वारा लिखित शहनामा के सूरवीर अफरीसियाव का वंशज घोषित किया। ठीक है, किसका वंशज घोषित किया? अफरासियाब। ठीक है, मैं कुछ साहित्यकार इतिहासकार बताऊंगा, उनको आपको याद रखना है। जैसे फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा। ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी मैं रिकॉल करा रहा हूँ, तो ये आपको याद करते जाना, क्योंकि ये बुक्स आ जाती हैं किसने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, ये सब आ जाता है। अब आगे चलते हैं। इसने तुर्क ए चहलगानी को भंग कर दिया, इम्पोर्टेंट है बहुत। तुर्क ए चहलगानी को ख़त्म कर दिया। चलाया किसने था? बनाई किसने थी तुर्क ए चहलगानी? इल्तुतमिश ने। ख़त्म किसने किया था? बलबन ने। ये आपको याद रखना है। अब क्या है कि आपको पता होगा कि इंडिया में उस टाइम पे मंगोल आक्रमण भी हो रहे थे, मंगोल इन्वेजन्स भी हो रहे थे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए बलबन को कुछ उपाय तो सोचने थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बलबन ने मंगोलों के खिलाफ दोहरी नीति अपनाई। एक तरफ उसने मंगोल शासकों के दरबार में अपने दूत भेजे, दूसरी तरफ उसने उत्तर पश्चिम में 2 सुरक्षा पंक्तियों की व्यवस्था की। ठीक है, यहाँ अपने 2 पुत्र शहजादा मोहम्मद और बुगरा खां के नेतृत्व में शक्तिशाली सेना है जो वहाँ नियुक्त की। ठीक है, आगे जब बुगरा खां को बंगाल का इक़्तिदार बनाया गया तो संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी प्रदेश का उत्तरदायित्व शहजादा मोहम्मद पर आ गया 1285 में तमर के नेतृत्व में। ठीक है, ये याद रखना है। सॉरी,
85 में तमर मंगोल आक्रमण। 1285 में तमर के नेतृत्व में एक मंगोल आक्रमण होता है, जिसमें बलबन का जो पुत्र होता है शहजादा मोहम्मद मारा जाता है। ठीक है, शहजादा मोहम्मद को शहीद ए आज़म की उपाधि दी जाती है बाद में। किसकी? शहीद ए आज़म, शहीद ए आज़म की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार बलबन की तमाम कोशिश के बावजूद ही मंगोल आक्रमण का उफान नहीं रुका। शहजादा मोहम्मद अत्यंत योग्य सेनानायक और विद्वानों का आश्रयदाता था। अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी ने अपने साहित्य जीवन में उसी के संरक्षण में आरंभ किया था। ठीक है, तो इसके संरक्षण में 2 साहित्यकार आए थे। कौन कौन आया था? एक आया था अमीर खुसरो और एक अमीर हसन देहलवी। ठीक है, ये 2 साहित्यिक इतिहासकार थे इसके टाइम पे। अब हम बलबन के कुछ मिशंस देखेंगे जो उसने किए भारत में। तो पहले तो उसने मेवातियों और राजपूतों के विरुद्ध रक्त व लोह की नीति अपनाई। ठीक है, तो मेवातियों के अनेक गिरोह दिल्ली के आसपास लूटपाट करते थे। ठीक है, ये आप मैप में देख सकते हैं, दिल्ली के आसपास मेवातियों का जो ग्रुप होता था वो लूटपाट करता था। ठीक है, इसके समाधान के लिए बलबन ने जंगल, यहाँ के जितने भी जंगल थे, ठीक है, इनको कटवा दिया, जंगलों को कटवा दिया। ठीक है, और किलों का निर्माण करवाया। अफगान सैनिकों की नियुक्ति की। फिर बलबन ने विद्रोहियों पर आक्रमण करवा कत्लेआम करवाए, जिससे शांति स्थापित हो गई। इसको ही रक्त और लोह की नीति कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। ठीक है, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट हम मिशन देखते हैं बंगाल का विद्रोह। ये बंगाल ने विद्रोह कर दिया था, बंगाल का विद्रोह 1289 से 1281 में बंगाल के गवर्नर तुगरिल खां, किसके नेतृत्व में हुआ था? तुगरिल खां के नेतृत्व में विद्रोह होता है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां, आपने पता होगा बलबन के 2 पुत्र थे, हमने पढ़े थे। ठीक है, एक तो मंगोल आक्रमण मारा गया था शहजादा मोहम्मद, एक पुत्र था उसका बुगरा खां। ठीक है, तो उसने बुगरा खां को भेजा था बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए। ठीक है, ये साइड बंगाल था। ठीक, यहाँ भेजा था किसको? बुगरा खां को। बुगरा खां को भेजा। ठीक है, अब क्या हुआ कि तुगरेल खां के सहयोगियों को भयंकर दंड दिया। जब वो गया बंगाल अभियान के लिए तो उसके सहयोगियों को बरनी के अनुसार लखनौती के बाजार के दोनों तरफ 2 मील लंबी तख्त लगाई गई और तुगरेल खां के समर्थकों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बुगरा खां को बंगाल गवर्नर बनाते हुए बलबन ने चेतावनी दी कि अगर वो भी ऐसा कोई विद्रोह करता है तो उसका भी यही अंजाम होगा, चाहे वो पुत्र क्यों ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा बलबन का। अब बलबन की कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे सैन्य सुधार। ठीक है, तो उसने दीवान-ए-आरिज़ की स्थापना की थी। दीवान-ए-आरिज़, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, स्वतंत्र सैन्य विभाग था ये। ठीक है, और इस विभाग का जो प्रमुख होता था वो इमाद मुल्क को बनाया गया। किसको बनाया गया? इमाद मुल्क। ये नहीं आने वाला, सिर्फ आपको इतना याद रखना कि दीवान-ए-आरिज़ की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। कुछ अन्य सुधार भी किए थे। बलबन ने एक सक्षम गुप्तचर व्यवस्था भी स्थापित की थी। उसने उन सभी जागीरों की जांच कराई जो इल्तुतमिश द्वारा शमसी अमीरों को सैनिक सेवा के बदले दी गई थी। ठीक है, उनमें से अनेक व्यक्ति तो ऐसे भी थे जो जागीरें प्राप्त करके भी राज्य की सेवा नहीं करते थे। वृद्ध पुरुष, बच्चे व स्त्रियाँ, विधवा स्त्रियाँ। ठीक है, ऐसी सभी जागीरों को वापस लेने के आदेश बलबन द्वारा दिया गया, परंतु दिल्ली के कोतवाल
फ़खरुद्दीन के कहने पर उसने असहायों को जो असहाय थे उनकी जागीरों को नहीं छीना। और इसी के साथ जो बलवन का जो आज का लेक्चर है ये ख़त्म होता है। जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।